ओके गाइस, सो अब हमारे पास यहाँ पे वेलकम बैक टू पास पेपर्स क्लासेस। हमारे पास हम यहाँ पे आज एक और दिन वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन पेपर वन, एंड बाय थर्सडे या फिर कोई और दिन हमारे पास जो पास पेपर की क्लास होगी, वील बी स्टार्टिंग पेपर टू, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व द 8 मार्कर एंड द 12 मार्कर क्वेश्चन। अब गाइस यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो पेपर वन है उसको थोड़ा सा मैं दोबारा से री इन्फोर्स करवा रहा हूँ फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग यहाँ पे समझ जाएं कि किस तरीके से यू आर गोइंग टू सॉल्व। क्योंकि आज जो पर्टिकुलर पेपर है उसके अंदर मैं कुछ सॉल्व करूंगा और कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वे, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो 1 आवर 30 मिनट्स हैं उसके अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो एग्जामिनर इज एक्चुअली गिविंग यू 90 मिनट्स टू सॉल्व द पेपर। टोटल आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन आपके पास 90 मिनट्स की है। 90 मिनट्स के अंदर यू हैव टू सॉल्व दी पेपर। अब इस 90 मिनट्स के अंदर आपके पास चार क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं सिंपली 90 मिनट्स को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आपको 10 मिनट्स दैट यू हैव टू स्पेंड, 10 मिनट्स आपको स्पेंड करने ऑन रीडिंग, एंड 80 मिनट्स आपको जो स्पेंड करने हैं वो स्पेंड करने ऑन दी सॉल्विंग। तो टोटल आपके पास यहाँ पे जो 90 मिनट्स हैं, दिस इज आर यू आर गोइंग टू डिवाइड द टाइम, दिस इज आर यू आर गोइंग टू एलोकेट द टाइम। 10 मिनट्स आप रीडिंग पे लगाएंगे, 80 मिनट्स आप पास पेपर्स को सॉल्व करने पे लगाएंगे। दैट इज द केस। अब यहाँ पे लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हमारे पास। सर व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द डेटा रिस्पॉन्स, जिसकी आप यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके पास सारे क्वेश्चंस के अंदर हो रही होती है, जहां पे सर हाउ टू आइडेंटिफाई कि एप्लीकेशन शुड बी डन और नॉट। एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप सिंपली ये देखेंगे कि जहां पे एग्जामिनर इज एक्चुअली मेकिंग द नेम, और द एग्जामिनर इज एक्चुअली मेंशनिंग द नेम ऑफ द केस। अब देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर एग्जामिनर इज एक्चुअली सेइंग यू टू डिफाइन द क्वालिटी एश्योरेंस, देयर इज नो सच नेम। इसी तरीके से बी के अंदर भी हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये पेपर थोड़ा सा पेपर पेजेस आगे पीछे हो गए हैं। इसी का हमारे पास यहाँ पे अब CDE पार्ट है। अब यहाँ पे आउटलाइन विद द रेफरेंस टू BEI। अब BI इज अ पर्टिकुलर बिजनेस और द नेम ऑफ द बिजनेस दैट इज मेंशन इन द डेटा रिस्पॉन्स। इसी तरीके से आपके पास डी पार्ट है, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ BEI। Again the examiner is mentioning the name of the business, so whenever the examiner is going to mention the name ना, तो यहाँ पे you need to understand कि आपको करना क्या है। You have to do an application that you have to connect, and you have to develop whatever the points, advantages, disadvantages are according to the situation of the business. That is known as an application. एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि यू आर गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ द बिजनेस के BEI XYZ ABC, जो भी नाम है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स ऑफ द एप्लीकेशन। नो, एप्लीकेशन इज टू लिंक विद द सिचुएशन, इज टू कनेक्ट विद द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। और इसके बाद हमारे पास ई पार्ट जो है, एज वी नो, एज वी डिस्कस, कि जितने भी ई पार्ट्स होते हैं हमारे पास ऑफ पेपर वन, क्वेश्चन नंबर 1E 2E 3E एंड 4E, वो हमारे पास जर्नल स्टेटमेंट पे होते हैं। उसको हम बाद में देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास सॉल्यूशन, एंड आई वांट यू गाइस कि आप लोग भी साथ मिलके सॉल्व करेंगे पेपर मेरे। BEI इज अ मल्टानेशनल कंपनी हमारे पास। इज इट विजिबल? यहाँ पे नजर आ रहा है केस हमारे पास। BEI इज अ मल्टानेशनल कंपनी हमारे पास। तो आज सबसे पहले तो कीवर्ड हाईलाइट करते हैं, दैट इज मल्टानेशनल। It manufactures aeroplanes. Quality assurance is important. BEI has 5,000 employees. BEI directors have announced a plan to reduce the size of its workforce, downsize. The HR director is considering which employees to make redundant. Information about employee A can be found in table 1.1. So this is the piece of information that the examiner has provided you, और इसको हम कहते हैं कि it is known as data response। शॉर्ट सी आपके पास कंसाइज सी इंफॉर्मेशन होती है ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। सो दिस इज द होल सिचुएशन जो कि यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास BEI मल्टानेशनल है। सबसे पहली चीज जो कीवर्ड है यहाँ पे वो है मल्टानेशनल। व्हाट इज मल्टानेशनल? मल्टानेशनल क्या होता है? देखो, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बिजनेस के। एक होता है लोकल, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल, एंड देन वी हैव मल्टानेशनल। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं दे नो, दे आर अवेयर दैट व्हाट इज मल्टानेशनल, क्या होता है, कॉन्सेप्ट सुनते हैं। लोकल बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं जो कि वेल डिफाइंड एरियाज के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं और एक ही पर्टिकुलर सिटी ऑफ अ कंट्री के अंदर है।
अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे पास ये जो लोकल बिजनेस हैं वो तो लार्ज स्केल पे होते हैं, क्या हम अभी स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें? हम स्ट्रक्चर की बात करें। अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसकी कराची के अंदर 4 to 5 ब्रांचेस हैं। कराची के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद हमारे पास कहीं और पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है, या आउटसाइड द कंट्री भी कोई ब्रांच नहीं है। तो यू आर गोइंग टू स्टेट दैट द बिजनेस इज लोकल बिकॉज द बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन अ सिटी ऑफ अ कंट्री। कि एक पर्टिकुलर सिटी में दो तीन उसकी ब्रांचेस हैं, तो द बिजनेस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज लोकल। अब यही हमारे पास कुछ बिजनेस होते हैं नेशनल लेवल पे, जो कि एज कंपेयर टू लोकल लार्ज स्केल पे होते हैं, एंड दे आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री। कराची में भी ब्रांच है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, तो दे आर ऑपरेटिंग इन द मल्टीपल सिटीज ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के मल्टीपल सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू स्टेट दैट द बिजनेस इज नेशनल। इंटरनेशनल का मतलब है कि यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यू आर एंटरिंग इनटू द डिफरेंट कंट्रीज। एक से ज्यादा कंट्री के अंदर अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, सो यू विल बी स्टेटेड एंड यू विल बी नोन एज एन इंटरनेशनल। अब जैसे फॉर एग्जांपल डाइनर्स क्लोथिंग जो ब्रांड है, इट इज नोन एज इंटरनेशनल। Why it is international? Because they have the outlets across the Pakistan. They have one outlet in US, one outlet in UK, and one outlet in Dubai. So you are going to state that the diners business is international because they have the outlets outside the country as well. So even if a particular business that is operating in more than one country, or the product is available in more than one country, by international trade के through भी आप international बन जाते हो। If you are exporting to the other countries, or if you are importing, अगर आप सेल करते हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू यू कैन बिकम इंटरनेशनल। मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, अब सुनना जरा गौर से। अ बिजनेस दैट इज इंटरनेशनल is not known as multinational, or is not always known as multinational, but multinational is international। कैसे? देखो, मल्टानेशनल का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, दैट इज नोन एज MNC। It's an official short form or the official acronym that you can use when you are ever whenever you are writing multinational। तो आपके पास जगह लिमिटेड होती है, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा कि एक दफा आप पूरा लिख दें मल्टानेशनल, और इसके बाद यू कैन यूज MNC एज अ शॉर्ट फॉर्म। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, एंड एग्जामिनर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यू आर मेंशनिंग मल्टीनेशनल। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत बड़ा बड़ी टर्म है हमारे पास। तो आप बार बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आप लिख रहे हैं, तो इट वुड बी डिफिकल्ट। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप लिख दें PLC। एक दफा पूरा लिख दें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके बाद यू कैन यूज PLC इन ऑर्डर टू रेफर दैट यू आर एक्चुअली रेफरिंग और मेंशनिंग द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये आप कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। अब मल्टानेशनल क्या होते हैं बिजनेसेस? मल्टा मीन्स मैनी, एक से ज्यादा कंट्री के अंदर अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो सर इंटरनेशनल भी तो ये। लेकिन मल्टानेशनल वो बिजनेसेस होते हैं जिनकी प्रोडक्शन एक से ज्यादा कंट्री के अंदर होती है। दे हैव द फैक्ट्री इन मोर देन वन कंट्री। तो आपके पास ये जो टोयोटा है वो मल्टानेशनल है। इसी तरीके से आपके पास यूनिलीवर है, वो मल्टानेशनल है। तो बहुत कंपनीज हमारे पास दुनिया के अंदर, दे आर ऑपरेटिंग एज अ मल्टानेशनल बिकॉज दे हैव द प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन फैसिलिटी, और द फैक्ट्री इन मोर देन वन कंट्री। So if a business has a factory, production unit, or production facility in more than one country, so you are going to state that the business is multinational। वो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर उनका प्रोडक्ट सिर्फ अवेलेबल नहीं है, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, दे हैव द फैक्ट्री। तो दैट इज नोन एज मल्टानेशनल। तो BI इज अ मल्टानेशनल, मतलब एक से ज्यादा कंट्री के अंदर दे आर प्रोड्यूसिंग। इट मैन्युफैक्चर्स एरोप्लेन्स। अब मुझे एक बात बताएं, एरोप्लेन्स अगर बना रहे होंगे तो बिजनेस क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस होगा ना, B to B होगा। अब जो हमारे पास एयरलाइंस हैं, जो हमारे पास एयरलाइंस के अलावा कुछ पर्टिकुलर हमारे पास कंपनीज होती हैं जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स वगैरह ऑर्डर्स देती हैं, एंड दे होल्ड, तो उनके लिए काम कर रहे हैं ना। तो ये जो एरोप्लेन्स बना रहे हैं, सो दीज एरोप्लेन्स आर सोल्ड टू द एयरलाइंस। तो बिजनेस क्या हुआ? B to B बिजनेस हुआ, B to C नहीं हुआ। B to C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, B to B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। तो ये जो मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं बिजनेसेस, दे आर नोन एज B to B बिजनेसेस। Quality assurance is important. Now, what is quality assurance basically? Quality assurance is known as one of the method to improve the quality, जिसके अंदर होता क्या है कि आपके हर स्टेज पे क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जा रहा होता है बाय द वर्कर्स। अगर असेंबलिंग हो रही है, तो असेंबलिंग के वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेक एंड टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द असेंबल्ड प्रोडक्ट बिफोर पासिंग इट टू द पॉलिशिंग।
पॉलिशिंग वाले जब पॉलिश कर लेंगे तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ द पॉलिश प्रोडक्ट बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो हर पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे वी हैव द इंस्पेक्शन चेक्स। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास इंस्पेक्शन चेक्स होंगे हर स्टेज पे, तो जो एरर्स होंगे, फॉल्ट्स होंगे, डिफेक्ट्स होंगे, दे आर नॉट पास टू द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट द एरर्स एंड द फॉल्ट्स थ्रू आउट द प्रोडक्शन एंड यू कैन मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी। BIE has 5,000 employees. अब 5,000 employees है, so it means business किस scale पर है? Large scale पे. How you can say that? Because number of employees is known as one of the method to measure the size of the business. तो अगर एक बिजनेस है वो 5,000 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करके बैठा हुआ है तो बिजनेस इज ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल। BI's directors have announced plans to reduce the size of its workforce downsize. They are cutting down the size of the workforce. They are laying off. They are making the workers redundant. निकाल रहे हैं हमारे पास। HR director is considering which employees to make redundant. Information about employee A can be found in table 1.1. तो let's understand कि table 1.1 के अंदर क्या है। Information about employee A worked at BEI for 1 year, worked at another manufacturing business for 12 years। हमारे पास 1 साल से काम कर रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर उसका जो एक्सपीरियंस है द एक्सपीरियंस इज ऑफ 12 years। ठीक है। एबल टू यूज मोस्ट ऑफ द मशीन्स मतलब स्किल्ड भी है। ही इज फैमिलियर दैट हाउ द मशीनरी वर्क्स, स्किल्ड भी है और एक्सपीरियंस भी है। ऑफन लेट फॉर वर्क मतलब हमारे पास पंक्चुअलिटी इशू है। पॉपुलर विद अदर एम्प्लॉयज दैट मीन्स कैरिज्मा है बॉय का और है। ठीक है। लेफ्ट स्कूल विद 2 IGCSE। आप लोगों में से जैसा कोई है हमारे पास ये, तो आ जाए जरा समझते हैं। वर्कड हमारे पास फॉर 1 year, इसका मतलब ये हमारे पास कि हमें इसे रिडंडेंसी पे नहीं देनी पड़ेगी। अब सही ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। देखो रिडंडेंसी पे जो होती है ना जब आप वर्कर्स को निकालते हो, तो व्हेन यू आर मेकिंग द वर्कर्स रिडंडेंट, तो आप उसको वहां पे कंपनसेशन देते हो। अब रिडंडेंसी पे क्या होती है? An employee is paid by an organization when the organization redundant an employee or organization redundant him or her। तो redundancy जो पे स्टार्ट होती है ना वो स्टार्ट होती है आफ्टर 2 years ऑफ जॉब। 2 साल के बाद मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 5 years, तो मुझे जो रिडंडेंसी पे मिलेगी वो 5 years की नहीं मिलेगी, 3 years की मिलेगी, क्योंकि रिडंडेंसी पे स्टार्ट्स आफ्टर द 2 years ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और द जॉब। तो यहाँ पे तो उसने 1 साल के लिए काम किया तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको रिडंडेंसी पे करने की जरूरत नहीं है, बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वर्कड एट अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर 12 years, इसका मतलब क्या है? हमारे पास एन एम्प्लॉय इज एक्सपीरियंस्ड, able to use most of the machines at BI, that means he is skilled, he knows how to operate the machines, जितनी भी machines है उसे चलाना आती हैं। Often late for work, this can be an issue कि organization के अंदर punctuality issue है, punctual नहीं है, टाइम पे late check-ins हैं हमारे पास। Popular with other employees, that means कि sort of leadership हो गई इसके पास, या फिर influential है हमारे पास, influence है। लेफ्ट स्कूल विद 2 IGCSE, इसका मतलब इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, लेस क्वालिफाइड है। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे डेटा रिस्पॉन्स को ब्रेक डाउन कर दिया। इज इट क्लियर गाइस? क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन द टर्म क्वालिटी एश्योरेंस। अब आपको यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस को डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग और साथ साथ अपनी नॉलेज शो करनी टू द एग्जामिनर। UNK नॉलेज आपके पास 2 marks के। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस स्टार्ट करें। क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस? क्वालिटी एश्योरेंस इज अ मैथड ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बताया हमने कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एक मेथड है हमारे पास। तो ये हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वी नो के क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, एक मेथड है ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय इंस्पेक्टिंग द प्रोडक्ट एट every stage of process
to eliminate the faults and maintain the standard of the प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पे बता दिया कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर होता क्या है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, ताकि एलिमिनेट्स ऑफ फॉल्ट जो हैं, मतलब एलिमिनेट कर सकें फॉल्ट्स को, और जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर सकें। दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन द 2 marks definition। इज इट क्लियर गाइस? अब यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1A, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1B हमारे पास। 1B क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई 2 reasons व्हाई अ बिजनेस माइट रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स वर्कफोर्स। क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से, मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस दैट मे लीड टू द रिडंडेंसी, और व्हाट आर द रीजन जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कर्स को ले ऑफ करती है। तो आप बताएं क्या 2 reasons हो सकते हैं? आई डिफाइन 2 reasons व्हाई अ बिजनेस माइट रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स वर्कफोर्स। नंबर 1 हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है। अब देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब बच्चे कुछ है ना यहाँ पे ये भी करते हैं, मतलब आपको स्टेटमेंट लिखनी है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के शिफ्टिंग फ्रॉम लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेसेस। ऐसा भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 वर्ड के अंदर यू आर नॉट actually getting satisfied and you need to define, you need to make some statements, तो you can write the statement as well। कि आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 2 reasons हैं, तो आपने लिख दिया कि शिफ्टिंग फ्रॉम लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव, कि एक बिजनेस अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, सो दे आर नो लॉन्गर, द वर्कर्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बिकॉज द मशीनरीज आर गोइंग टू रिप्लेस द लेबर एट द प्रोडक्शन लाइन्स और एट द हमारे पास फैक्ट्रीज। दिस कैन बी द थिंग। दूसरा आपके पास हो सकता है हमारे पास इकोनॉमिक सॉरी, इकोनॉमिक रिसेशन भी हो सकता है आपके पास। लेस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिक रिसेशन आ गया हमारे पास, लेस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट है, वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन। दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट रिडक्शन कर रही है, तो इसकी वजह से वर्कर्स को ले ऑफ करे ताकि लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो कोई भी रीजन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है आपके पास, इकोनॉमिक रिसेशन है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कम हो चुकी है, कॉस्ट रिडक्शन है हमारे पास, कोई भी रीजन दो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई। बेटा हमारे पास ये 1A 1B हो गया है। अब हमारे पास, सॉरी ये थोड़े से पेजेस आगे पीछे हो गए, लेट्स गो टू द लास्ट पेज ना हमारे पास। ये रहा। कहाँ चला गया? सॉरी गाइस, थोड़ा सा घूमना पड़ रहा है पेपर में। ये रहा। अब यही हमारे पास इसका सी पार्ट है। अब सी पार्ट कितने मार्क्स का है हमारे पास? 4 मार्क्स का। और क्या कह रहा है? आउटलाइन विद रेफरेंस टू बी आई द डिफरेंस बिटवीन रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। अब आपके पास यहाँ पे 2 चीजें। तो पहली चीज तो ये है कि यू मस्ट नो कि दीज आर दी 2 डिफरेंट थिंग्स। इनके फैक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप वर्कर्स को रिडंडेंट कर रहे हैं तो उसके रीजंस अलग होंगे, एंड इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग द वर्कर्स डिसमिस और देयर इज अ डिसमिसल, तो उसके रीजंस और उसके फैक्टर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी होगा कि आपको रिडंडेंसी एंड डिसमिसल के बीच में यहाँ पे रेफरेंस देना है। अब बी आई,
बीआई का रेफरेंस देना है कि बीआई ने क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से रिडंडेंसी करी और डिसमिसल करी हो। ठीक है, दिस समझना है इस चीज को। आउटलाइन विद रेफरेंस, तो मतलब जो भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे होंगे या रीजन दे रहे होंगे, तो यू हैव टू कनेक्ट द सिचुएशन ऑफ द बीईआई। समझ आ रहा है हमारे पास, दैट इज द केस। तो आज जरा स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर आंसर को हमारे पास। बीआई इज मेकिंग द वर्कर रिडेंडेंट। ठीक है, वर्कर्स को रिडेंडेंट कर रहे हैं। जरा आप, सॉरी यार, थोड़ा सा पेजेस का मसला हो गया है, इसको ऊपर जाके देखते हैं जरा क्या गेम था। कहीं मेंशन है कुछ इन्फॉर्मेशन, बी आई एस 5,000 एम्प्लॉयज, बी आई डायरेक्टर्स हैव अनाउंस्ड टू प्लान्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स वर्कफोर्स। सही है, ठीक है, क्लियर है हमारे पास। बी आई इज मेकिंग द वर्कर रिडेंडेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट cutting strategy, as the business might not have that much demand of aeroplanes, while the worker is experienced and skilled। वर्कर की कोई भी गलती नहीं होती हमारे पास, वर्कर स्किल भी है, वर्कर्स हमारे पास जो है एक्सपीरियंस भी है, वर्कर्स की गलती नहीं है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि रिडेंडेंसी इस वजह से हो रही है बिकॉज के डिमांड कम होगी एरोप्लेन्स की, या कुछ ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वी आर मेकिंग द वर्कर्स रिडेंडेंट, जबकि वो एक्सपीरियंस भी है, जबकि वो स्किल्ड भी है हमारे पास। ठीक है, तो रिडेंडेंसी हमारे पास इसकी है। ऑन दी अदर हैंड, dismissal is when the employee is involved in miscode of conduct or unsatisfactory performance, like candidate या फिर हमारे पास employee A is habitually late at work in BI's situation। अब पार्ट डी देखें हमारे पास, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ बीआई मेकिंग एम्प्लॉय ए रिडंडेंट। अब देखो, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास, उस 4 मार्क के अंदर आपके पास यहाँ पे नॉलेज और एप्लीकेशन थी। ठीक है, रिडंडेंसी वाले पॉइंट के अंदर नॉलेज 1 मार्क प्लस एप्लीकेशन, रिडंडेंसी 1 मार्क प्लस 1 मार्क, नॉलेज और एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास डी पार्ट है, इट्स ऑफ 6 मार्क्स। तो आपकी यहाँ पे नॉलेज, एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस, नॉलेज, एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस एक्सप्लेन करना है ना आपको। तो एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज ऑफ बी आई मेकिंग एम्प्लॉय ए रिडंडेंट। एम्प्लॉय ए को अगर हम रिडंडेंट करते हैं और बी आई डिसाइड्स टू मेक एन एम्प्लॉय ए रिडंडेंट, सो व्हाट कुड बी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू बी आई। बी आई को क्या एडवांटेज होगा? तो एडवांटेज क्या हो सकता है हमारे पास, मैं एडवांटेज लिखूंगा, आपको खुद को एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन करनी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद करनी होगी, एंड यू विल बी हैविंग 5 मिनट्स। एडवांटेज ये होगा, नो रिडन
डेंसी पे, क्योंकि एम्प्लॉय कितने साल से काम कर रहा है, सिर्फ एक साल से। तो यहाँ पे बीआई को इतनी ज़्यादा कॉस्ट फेस नहीं करनी पड़ेगी ऑफ मेकिंग एम्प्लॉय ए रिडेंडेंट, बिकॉज employee is working from the last 1 year, so he is not eligible to get the redundancy pay. So it could be cheaper to fire employee as compared to the other employees who are working from many years. तो ये क्या हुआ, हमारे पास एप्लीकेशन भी हो गई, एनालिसिस भी हो गई कि हाउ इट इज़ एन एडवांटेज। एडवांटेज ये हुआ कि एम्प्लॉय एक साल से काम कर रहा है तो उसको रिडेंडेंसी पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं हो रहा उस क्राइटेरिया के लिए, क्योंकि रिडेंडेंसी पे स्टार्ट्स आफ्टर द 2 years। तो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे जो 4 5 8 साल से काम कर रहे होंगे, उनकी रिडेंडेंसी पे ज़्यादा बनेगी, तो कॉस्ट होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीपर है कि एम्प्लॉय को निकालना। इज इट क्लियर? डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज लॉस ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, he actually has a command over all of the machines that are actually installed at the BI, और 12 साल का एक्सपीरियंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पास्ट। तो अगर हम एम्प्लॉय को निकालते हैं तो BEI इज गोइंग टू लूज एन एम्प्लॉय, दैट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय एंड द स्किल एम्प्लॉय। तो दिस कुड बी द डिसएडवांटेज कि शायद कोई दूसरा एम्प्लॉय इसको रिप्लेस ना कर सके। ठीक है? तो दैट कुड बी द डिसएडवांटेज टू बी आई। तो यू गाइस हैव 5 minutes टू कंप्लीट द आंसर। मैंने आपको बता दिया है, आपको पॉइंट बता दिए हैं, आपको मैंने वर्बली यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। नाउ यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ। ये भी आ सकता है कि इट कैन क्रिएट द हमारे पास जॉब इनसिक्योरिटी अमंग्स द अदर एम्प्लॉयज, इट कुड बी द डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द अदर एम्प्लॉयज। ये भी हो सकता है, सही कहना है। ये भी पॉइंट हो सकता है हमारे पास कि अदर एम्प्लॉयज के लिए, आपके लिए क्या हो जाए, डीमोटिवेटिंग हो जाए। इसके बाद हमारे पास पार्ट ई है। एंड एज वी नो कि जितने भी हमारे पास पार्ट ई होते हैं ऑफ एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, चाहे वो 1E हो 2E हो, जो पार्ट ई होता है हमारे पास उसके अंदर होती है जर्नल स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि नो नीड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करने की कोई नीड नहीं है। यू हैव टू डेवलप द पॉइंट्स जर्नली। जर्नल पॉइंट्स आपको क्या करने होते हैं, डेवलप करने होते हैं। तो आज जरा जर्नल पॉइंट्स यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्सप्लेन टू पॉसिबल बेनिफिट्स टू अ कंट्री ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी लोकेटिंग देयर, व्हिच बेनिफिट इज लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले तो हमारे पास मार्क्स का स्ट्रक्चर, 2 मार्क्स नॉलेज के, 2 मार्क्स आपके पास एनालिसिस के, 2 मार्क्स आपके पास इवैल्यूएशन के। व्हाट इज इवैल्यूएशन? जस्टिफाई। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर अपना ओपिनियन देना होता है, और ओपिनियन को यहाँ पे आपको जस्टिफाई भी करना होता है कि वाई इज दैट सो। ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें से क्यों, कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है, ऑप्शन एक्स, ऑप्शन वाई। इफ यू आर चूजिंग ऑप्शन वाई, सो वाई। तो ऑप्शन वाई को आप चूज करें, सब्जेक्टिव है, ओपन एंडेड है, बट यू हैव टू जस्टिफाई। ओपिनियन सबके सही हैं, एग्री डिसएग्री कुछ भी, लेकिन यू हैव टू जस्टिफाई कि व्हाई यू आर एग्रीइंग, व्हाई यू आर डिसएग्रीइंग, व्हाई यू आर सपोर्टिंग दिस पॉइंट ओवर अनदर पॉइंट। सो यू हैव टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आ जाए यहाँ पे हमारे पास, एक्सप्लेन टू पॉसिबल बेनिफिट्स टू अ कंट्री। अब देखो यहाँ पे एक चीज को सुनना हमारे पास कि मल्टीनेशनल बनने के बिजनेस को फायदे नहीं पूछ रही है। एक्सप्लेन टू पॉसिबल बेनिफिट्स टू अ कंट्री ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी लोकेटिंग देयर। मतलब इफ अ पर्टिकुलर कंट्री वेलकम्स अ मल्टीनेशनल कि आप आके हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट करें, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल बेनिफिट्स टू दैट पर्टिकुलर कंट्री ऑन इकोनॉमी। बच्चा जल्दी में सवाल क्या पढ़ेगा, सवाल पढ़ के वो मल्टीनेशनल के बेनिफिट्स टू अ बिजनेस। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि यहाँ पे कह रहा है कि उस कंट्री के अंदर जिसके अंदर मल्टीनेशनल आती है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या बेनिफिट होगा। तो आपके पास नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। अब नंबर ऑफ बेनिफिट्स क्या है आपके पास? नंबर वन, आपके पास मल्टीनेशनल वहां पे आएगी तो वहां के लोगों को हायर करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी। पॉइंट, अभी जर्नली पॉइंट्स लिख रहे हैं। नंबर टू, मल्टीनेशनल इज गोइंग टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। हमारे पास मल्टीनेशनल इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन जीडीपी ऑफ द कंट्री, कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। मल्टीनेशनल आएगी तो वहां पे प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज। तो वहां पे कस्टमर के पास चॉइस होगी दैट दे कैन चूज द प्रोडक्ट।
अब जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर BMW ऑडी आगे ऑपरेट करना शुरू कर दे और यहाँ पे वो आगे प्रोडक्शन प्लांट लगाते, तो वी कैन गेट ऑडी एंड द BMW और मर्सिडीज इन द चीपर रेट्स। तो हमारे पास टोयोटा होंडा के साथ वो भी ऑप्शन होगा, तो इट कुड बी द बेनिफिट। तो ये भी तो हो सकता है हमारे पास। यहाँ तक इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं। अब आपको करना क्या है, दो पॉइंट्स को आपको बताना है और एंड के अंदर आपको जस्टिफाई करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे कि लेट सपोज मेरे हिसाब से अगर मल्टानेशनल आती है इन आ कंट्री, तो मल्टानेशनल इज गोइंग टू हायर वर्कर्स, जिससे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी। और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास इनकम आएगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि एक कंट्री के अंदर मल्टानेशनल आती है तो दे आर गोइंग टू हैव द वर्कर्स, दिस इज हाउ द एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, पीपल आर गोइंग टू गेट द इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इम्प्रूव। नंबर टू, हमारे पास मल्टानेशनल आएगी तो हमारे पास तो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, क्योंकि वो उसी कंट्री के अंदर क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। अब इन दोनों में से आप किसी भी पॉइंट को जस्टिफाई करो। मैं इस पॉइंट को जस्टिफाई करता, वो इस तरीके से जस्टिफाई करता कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास इनकम आ जाएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा, तो जो गवर्नमेंट का बर्डन होता है वो क्या हो जाएगा, कम। गवर्नमेंट का बर्डन क्यों कम हो जाएगा? गवर्नमेंट का बर्डन इस तरीके से कम हो जाएगा कि नाउ द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू केयर अबाउट द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। जो हम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं देने पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास टैक्सेस बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट उन टैक्सेस को एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, फर्दर डेवलपमेंट पे यूज कर सकती है। तो गवर्नमेंट का जो बर्डन होगा वो टैक्सेस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है। तो दिस कुड बी द मोर और ग्रेटर एडवांटेज ओवर दिस हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मी। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ओपन हैंडेड है, कोई मसला इसमें नहीं है। इज इट क्लियर?